नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है सभी का अपने चैनल पे। और आज हम बात करेंगे राजस्थान का जो इतिहास है उसकी सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में जनपद का। देखिए, हम देखते हैं, हमने शुरू से पढ़ा कि पहले प्रागैतिहासिक काल था, उसके बाद में सभ्यताएं अस्तित्व में आई, उनको हमने यहाँ पे देख लिया अच्छी तरह से। पर अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो छठवीं जो शताब्दी है, छठी जो शताब्दी है उसमें एक नई चीज अस्तित्व में आई है कि नगरीकरण की व्यवस्था अस्तित्व में आई, उसको कहते हैं जनपद काल। संपूर्ण भारत जो है वो छोटे छोटे जनपदों में विभाजित हो गया। सबसे पहले हम बात भारत की परिप्रेक्ष्य में करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें दो ग्रंथों के नाम यहाँ याद रखने पड़ेंगे, जिनमें महाजनपदों की सूची मिलती है। तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, उस टाइम पे मेन जो धर्म थे वो दो धर्म थे। एक बौद्ध धर्म था और एक था जैन धर्म। तो एक ग्रंथ जो है वो हमें मिलता है कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। और दूसरा मिलता है हमें जैन धर्म का। ठीक है। एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ मिलता है, नाम आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ का नाम था अंगुतर निकाय। भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जब ये आता है ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है ना वो दोनों ग्रंथ है, अंगुतर निकाय और जैन में भगवती सूत्र। ये जो दोनों ग्रंथ है, अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों ग्रंथों में हमें क्या मिलता है? हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची। अब प्रश्न ये आता है, भाई 16 महाजनपदों की सूची जो है हमें कौन कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो जैन धर्म के तो है भगवती सूत्र, और बौद्ध धर्म का है उस टाइम पर अंगुत्तर निकाय। था। इन दोनों में हमें ये सूची प्राप्त होती है। सबसे मेन फैक्ट अपने को ये रखना है। अब उसके बाद में बात आती है, हम बात करें राजस्थान की। तो राजस्थान की बात करें तो ये जो टोटल जनपद कितने थे? 16 जनपद थे। टोटल 16 जनपद थे। लेकिन राजस्थान में 16 थोड़ी थे। राजस्थान में उस समय कौन कौन से जनपद थे? उन जनपदों का हम सबसे पहले यहाँ पे नाम याद करते हैं कि मेनली वहां पे राजस्थान का जो पार्ट था वो किस जनपद के अंतर्गत आता था। तो 16 में से देखो राजस्थान में कौन कौन से थे उनकी हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको याद रखना है जांगी, मत्स्य जनपद, सॉरी, मत्स्य जनपद। ठीक है। दूसरा हमें याद रखना है सूरसेन जनपद। उसके बाद में मालू। और उसके बाद में हमें याद रखना है, वो रखना है सीवी। तो राजस्थान का जो हिस्सा था ना, वो राजस्थान का हिस्सा इन चार जनपदों के अंतर्गत आता था। ये जो चार जनपद थे, कहीं ना कोई हिस्सा राजस्थान का इन चार में से किसी जनपद के साथ लगता था। ठीक है। तो हमें यहाँ पे इन चार जनपदों का ही अध्ययन करना है। बाकी जो अंग, वत्स, कौशल, मगध में वो है उनका हमें अध्ययन नहीं करना है। हमें 16 का अध्ययन नहीं करना, बल्कि हमें कितने जनपदों को पढ़ना है? सिर्फ चार जनपदों को पढ़ना है। प्रश्न यहाँ से ये आ सकता है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा जनपद राजस्थान में नहीं था? ठीक है। उत्तर आपको ये चार ऑप्शन दे दिए, इन चार की जगह एक कोई दूसरा ऑप्शन डाल दिया, जैसे वत्स डाल दिया, ठीक है, अंग डाल दिया, तो वहां वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो फिर आपको याद रखना है कि ये चार जनपद जो थे वो राजस्थान में सम्मिलित थे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मत्स्य जनपद से।
देखो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कौन से जनपद से, मत्स्य जनपद से हम शुरुआत कर रहे हैं। मत्स्य जनपद की अगर हम बात करें तो मत्स्य जनपद जो था वो राजस्थान का जो पूर्वी भाग था, राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित था। आप यहाँ पे देखिए राजस्थान का, जिसमें इसमें कौन कौन से जिले जो है इसमें आते थे वो आपको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले आपका जयपुर इसमें आता था, ठीक है। उसके बाद में अलवर का भाग आता था और उसके बाद में भरतपुर। भाई मत्स्य जनपद के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिलों का भाग इसमें शामिल था, तो जयपुर, अलवर और भरतपुर 3 जिलों का भाग इसमें शामिल था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जयपुर से क्या बन गया नया जिला, जयपुर ग्रामीण। क्या बन गया, जयपुर ग्रामीण, ठीक है। तो जयपुर का आगे प्रश्न ये आ जाता है कि जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर दोनों आ जाते हैं, तो वहां पे आपको याद रखना है कि किसमें शामिल था, जयपुर ग्रामीण में शामिल था, ठीक है। इसी के साथ साथ अलवर के, सॉरी, भरतपुर के साथ साथ डीग भी इसमें शामिल हो जाएगा। क्या शामिल हो जाएगा, डीग, जो नया जिला बना है डीग, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। और अलवर के साथ साथ इसमें कौन सा शामिल हो जाएगा, कोटपुतली, बहरोड। याद रखिए अगर पुराने हिसाब से देते हैं तो 3 जिले जयपुर, अलवर, भरतपुर आएगा, लेकिन अगर नए हिसाब से देते हैं तो जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, डीग और कोटपुतली, बहरोड। तो टोटल कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 और 5 जिले। तो भाई कितने जिलों में फैला हुआ था आपका मत्स्य जनपद, तो मत्स्य जनपद जो है वो टोटल 5 जिलों में फैला हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद में ये देखिए, ये क्षेत्र पूरा का पूरा इसमें शामिल था। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, जो ब्लैक से हाईलाइट किया हुआ है, ये किसमें समाहित था, ये मत्स्य जनपद में था। अब दूसरी चीज आती है भाई इसकी राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी की हम बात करेंगे, तो मत्स्य जनपद की राजधानी काफी जो है वो चर्चा में रही है और उसका नाम था विराट नगर। हमने पहले भी इस पे काफी डिस्कस किया है, बैराट की सभ्यता की हमने पहले बात की है। तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, विराट नगर थी। ये विराट नगर जो है वो महाभारत कालीन चर्चित स्थल रहा है, महाभारत के काल में बहुत ही चर्चा में ये रहा है, ठीक है। क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे पांडवों ने क्या किया, पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पर व्यतीत किया था। पांडव जो थे वो यहाँ पर जब जुए में हार गए थे ना, तो जुए में हारने के बाद में उनको 1 साल का, 11 साल का वनवास में 1 साल का अज्ञातवास मिला था। तो उस अज्ञातवास को उन्होंने विराट नगर में, ठीक है, अपना अज्ञातवास व्यतीत किया। इसके साथ साथ विराट की पुत्री, राजा विराट नगर किसके नाम से था, विराट जो राजा वहां का था उसके नाम पे था। तो इसकी पुत्री, विराट की पुत्री थी उत्तरा, ठीक है। नीचे लिख देता हूं मैं आपको, विराट की पुत्री का नाम क्या था, उत्तरा। कई बार पूछ लिया जाता है। और एक था, आप जानते हो सब, अभिमन्यु, चक्रव्यूह वाला अभिमन्यु जिसको हम कहते हैं, ये किसका पुत्र था, अर्जुन। इन दोनों का क्या हो गया भाई, विवाह हुआ। इन दोनों का क्या हुआ, विवाह हुआ। तो एक चीज तो आपको याद रखनी है कि राजधानी विराटनगर थी, यहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत करने आए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अभिमन्यु जो था अर्जुन का पुत्र, उसका विवाह उत्तरा नामक राजकुमारी जो राजा विराट की पुत्री थी उसके साथ उसका विवाह संपन्न हुआ, ठीक है। और इन दोनों से जो संतान पैदा हुई, इन दोनों से जो पुत्र पैदा हुआ, वो क्या बना, वो पांडवों का उत्तराधिकारी बना। तो यहाँ से ये भी एक कनेक्शन अपना राजस्थान से है, ठीक है, कि पांडव जो थे उनका उत्तराधिकारी कौन बना। पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरी चीज देखो, यहाँ से बहुत ही मोस्ट चीज हमने पहले भी बात की है कि जो मत्स्य जनपद था
इस मत्स्य जनपद से जो है हमें कौन से अवशेष मिले हैं? मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। मौर्य काल के अवशेष जो है वो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। मौर्यकालीन अवशेष जो है वो यहाँ प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ ये जो क्षेत्र था पूरा का पूरा, जो शेखावाटी क्षेत्र, टिक्कर झुंझुनू वाला क्षेत्र, अगर ये पूछ लिया जाए ना, और इसके साथ साथ जो बीकानेर का क्षेत्र था, ये दोनों के दोनों, ये किसके अंतर्गत आता था? बीकानेर, जोधपुर, जांगल प्रदेश। किसमें आता था? जांगल प्रदेश। ये जांगल प्रदेश जो था वो इसमें क्या क्या आते थे? जांगल प्रदेश में आता था भाई आपका एक तो बीकानेर और दूसरा आता था जोधपुर। ठीक है, बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? जांगल देश या जांगल प्रदेश कहलाता था। इसकी राजधानी जो थी किसकी? जांगल प्रदेश की आई छत्रपुर थी। कौन सी थी? इसकी राजधानी थी आपकी अही छत्रपुर, जिसको वर्तमान में नागौर बोलते हो आप। जंगल देश की राजधानी कौन सी थी? आई छत्रपुर थी, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं? नागौर बोलते हैं। ये जांगल प्रदेश क्यों कहलाता है? यहाँ पे जो ज्यादातर क्या है? समी और पीलू वृक्षों की प्रधानता के कारण, पीलू की प्रधानता, भाई यहाँ का जो क्षेत्र है वो सूखा एरिया है, तो यहाँ जो है वो समी, कैर और पीलू जैसे वृक्षों की प्रधानता थी, इसलिए ये क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता था। इसके अंदर बीकानेर और जोधपुर समाहित था, और इसकी राजधानी जो थी वो कौन सी थी? छत्रपुर इसकी राजधानी थी। ये चार चीज तो आपको ना इसके बारे में याद रखनी है। अब मैं यहाँ मत्स्य पढ़ाते पढ़ाते ये क्यों बता रहा हूँ, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जो जांगल प्रदेश था ये क्या था? इसका मित्र था, मित्र राज्य था। किसका? मत्स्य का मित्र राज्य था। इसके साथ साथ ये जो शेखावाटी क्षेत्र था, शेखावाटी जिसकी हमने बात करी, शेखावाटी जो क्षेत्र था वो क्या था? इसके अधीन था, वो मत्स्य के क्या था? अधीन था। तो ये दो चीजें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि शेखावाटी क्षेत्र किसके अधीन हो गया था? शेखावाटी क्षेत्र मत्स्य जनपद के अधीन हो गया था, और जो जांगल प्रदेश था वो मत्स्य जनपद का क्या था? मित्र राज्य था। और पांडवों के जो है वो क्या थे? इनके साथ निकट संबंध थे। तो यहाँ पे दो प्रकार की चीजें हो गई, एक तो मौर्यकालीन अवशेष अपने को मिल गए, क्या मिल गए, और दूसरी चीज क्या होगी? महाभारत कालीन अवशेष भी मिलते हैं। भाई दो काल से रिलेटेड हो गया, मौर्य काल से संबंधित भी हो गया और महाभारत काल से संबंधित भी हो गया। तो एक जनपद आपका ये क्लियर हो गया, मत्स्य जनपद। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। भाई एक बार आप अच्छी तरह से देख लेना, इस स्लाइड जो है ना आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। वहां से आप ये जो है वो डाउनलोड करके आराम से अपनी शॉर्ट नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगली हमने बात करी थी शुरू शुरू में अगले जनपद की, मालवा जनपद। ठीक है, अगला जनपद कौन सा? मालवा जनपद। अब मालवा जनपद कहां था देखो, हम बात कर रहे हैं मालवा जनपद की। ठीक है, तो मालवा जनपद मुख्य रूप से राजस्थान में किस जगह था ये आपको ध्यान देना है। तो राजस्थान का जो अजमेर जिला है, ठीक है, अजमेर है, उसके साथ साथ मेवाड़ वाला क्षेत्र, अजमेर और मेवाड़, और उसके साथ साथ आपका ये जो टोंक वाला क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो है वो मालवा जनपद था। तो आपको यहाँ पे लिखना है, जिले लिखने हैं सबसे पहले। अगर पुराने जिले पूछे जाते हैं तो अजमेर, उसके बाद में आप क्षेत्र की बात करें मेवाड़ और टोंक। मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको पता ही है।
मेवाड़ में जो है उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद और भीलवाड़ा। ठीक है, इन 4 जिलों को आप मेवाड़ में काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र मालवा जनपद के अधीन आता था। ठीक है, तो आपको सीधा सा याद रखना है, ये बीच वाला एरिया है। जैसे अभी अजमेर की अगर हम बात करें तो अजमेर से 2 नए जिले बन गए भाई। कौन कौन से बन गए? एक बन गया केकड़ी और दूसरा बन गया ब्यावर, तो ये भी इसके अंदर शामिल हो गया। ठीक है, टोंक में कुछ नहीं टूटा। तो अब अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको पूछा जाता है तो केकड़ी, ब्यावर, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा कितने जिले हो गए? 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जिले। तो टोटल 8 जिलों के अंदर, कितने जिलों के अंदर? 8 जिलों का जो क्षेत्र, वर्तमान राजस्थान का 8 जिलों का जो क्षेत्र था, वो किसके अधीन था? मालवा जनपद के अधीन था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किस क्षेत्र में था, तो 3 ही नाम याद रखने हैं अपने को। कौन कौन से? अजमेर, मेवाड़ और टोंक। अजमेर, मेवाड़ और टोंक डायरेक्ट जो है ना आरबीएससी की बुक्स में यही लिखा मिलता है अपने को। तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद में एक बात याद रखते हैं इसमें कि ये जो जनपद था, इस जनपद का मेन क्या हुआ? इस जनपद ने जो है, इसमें एक राजा हुआ जिसने एक संवत चलाया, विक्रम संवत। ठीक है, और ये कब से शुरू होता है? 57 ईसा पूर्व से, 57 ईसा पूर्व से शुरू होता है। और भारत सरकार के द्वारा जो है ना इसको स्वीकार किया गया। ये जो विक्रम संवत है ना, इसका यूज 57 ईसा पूर्व में भारत सरकार भी इसका यूज करती है। ठीक है, ऑथेंटिक संवत है। इसके साथ साथ बाद के समय में ये जो क्षेत्र था, इसमें एक शासक ने अधिकार कर लिया, उसका नाम था नेहपान। नेहपान जो था वो हूण शासक था। इस हूण शासक की शासक ने इस पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया भाई। प्रश्न क्या आएगा भाई, नेहपान ने किस पे अधिकार किया? या मालवा जनपद जो था वो कालांतर में किसके अधीन आ गया? तो हूणों के अधीन आ गया। हूण शासक नेहपान ने इस पे अधिकार कर लिया। और सबसे मेन चीज की इसके प्रमाण क्या मिलते हैं? आपको क्या पता कि यहाँ पे नेपाल ने अधिकार किया था? तो आपको याद रखना है कि टोंक जो है ना, टोंक से नेपाल की मुद्राएं मिलती है। पूरे राजस्थान में एक ही जगह। टोंक कौन सी जगह से मिलती है? टोंक से मिलती है। टोंक जिले से ना जो है वो नेपाल की मुद्राएं हमें प्राप्त होती है। और टोंक किसके अधीन था? मालवा जनपद के अधीन था। इट मीन टोंक के ऊपर नेपाल का अधिकार था, तो मालवा जनपद पे नेपाल का क्या हो गया? अधिकार हो गया। 3 ही चीजें याद रखनी है। इसके अलावा मालवा जनपद में इससे संबंधित और कुछ नहीं है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला जनपद हम लेते हैं सूरसेन जनपद। कौन सा लेते हैं? सूरसेन जनपद। अब देखते हैं सूरसेन जनपद कहाँ था। देखो, सूरसेन जनपद जो था वो भी मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान का जनपद था। कौन से क्षेत्र का? जहां पे अपना मत्स्य जनपद था उसके आसपास ही स्थित था। तो मत्स्य जनपद का कुछ क्षेत्र इसके अंदर शामिल था। तो हम देखें, यहाँ गौर से देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र था, ये था आपका ये भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये पूरा क्षेत्र कौन कौन से जिले? भरतपुर, धौलपुर
कोट करो। तीन जिलों में जो है तो वो सूरसेन जनपद जो है वो स्थापित था। वैसे सूरसेन जनपद मुख्य रूप से ये पूरा जो क्षेत्र है आपका, इस पूरे क्षेत्र में सूरसेन जनपद था। जैसे अपन देखना चाहे ना तो ये ऐसे ऐसे यहाँ वाले क्षेत्र में ये पूरा था। तो राजस्थान का तो ये पार्ट ही आता था इसमें। अब इसकी जो राजधानी थी ना, ये यहाँ पे इसकी राजधानी थी, ठीक है। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। राजस्थान के 3 जिले इसके अंदर जो है वो सम्मिलित थे। इसके अलावा आपको सूरसेन जनपद के बारे में ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला जनपद है आपका सीबी जनपद। अगला जनपद है कौन सा? सीबी जनपद। अब सीबी जनपद में क्या था? देखो सीबी जनपद कहाँ स्थित था? आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक चीज छोटी सी देखिए कि पंजाब की एक जनजाति थी, पंजाब की एक जाति थी। ये जो सीबी जो थी ना, ये कौन थे? ये सीबी जो थे ये पंजाब के रहने वाले लोग थे। कहाँ के थे? पंजाब की जाति थी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से निकलता है, ठीक है। यहाँ पंजाब से ये लोग जो है जब इनके ऊपर आक्रमण किया उस टाइम पे 323 ईसा पूर्व एक बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था। तो आपको नाम याद रखना, सिकंदर के आक्रमण का सामना किया। सिकंदर का आक्रमण। भाई जब सिकंदर ने आक्रमण किया ना इन पे, तो सिकंदर के आक्रमण से डर के लोगों ने पंजाब छोड़ दिया। और पंजाब छोड़ के ये लोग सीधे कहां पे आ गए? राजस्थान में। और राजस्थान में एक सबसे मेन जगह होगी आपकी कौन सी? ये मेवाड़, जिसको हम क्या कहते हैं? मेवाड़। तो उन्होंने मेवाड़ पे आके क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो पहला प्रश्न तो आपके यहीं से बन गया कि सीबी जनपद जो था वो किस जगह पे स्थित था? राजस्थान में। ये राजस्थान से बाहर नहीं था, राजस्थान के अंदर ही उन्होंने अपना जनपद स्थापित किया था। तो किस जगह स्थित था? तो भाई ये मेवाड़ में स्थित था। और मेवाड़ में एक जगह को उन्होंने अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। उस राजधानी का नाम अगर हम पता करें तो राजधानी जो थी, सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी आपकी माध्यमिका। माध्यमिका माध्यमिका। और वर्तमान में इसको जाना जाता है किस नाम से? नगरी। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो प्राचीन कालीन सीवी जनपद की राजधानी नगरी थी। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में एक छोटा सा गांव है नगरी, जहां पर जो है उत्खनन हुए हैं और वहां पर उत्खनन स्थल बना हुआ है कि वहां ये प्रमाण मिले हमें कि यहाँ सीवी जनपद की ये राजधानी थी, जो वर्तमान में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है नगरी, ठीक है। अब मेवाड़ क्षेत्र में इन्होंने अधिकार कर लिया। उसके अलावा इसमें क्या विशेष है? सिकंदर के आक्रमण से भयभीत होकर पंजाब से आगे यहाँ आके अधिकार कर लिया, माध्यमिका को नगरी बना दिया। इसमें भी राजा हुआ था जिसका नाम था सर्वतांत। सर्वतांत नामक शासक हुआ। इस सर्वतांत ने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया था। भाई याद रखना, सर्वतांत ने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो जाति थी ये 10 तरह के युद्ध में भी पराजित हुई थी। अब ये 10 तरह के युद्ध क्या है? तो राजा जो सुदास था ना, एक राजा था, क्या नाम था? सुदास। उसने अन्य जनपदों को इसमें क्या किया था? हराया था। तो ये जो जाति थी सीवी जनपद जो था उसने दसरा के युद्ध में भाग लिया। और इस युद्ध में इनकी क्या हो गई थी? इस युद्ध में इनकी क्या हो गई?
पराजय हुई थी, इनको पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। तो एक तो ये मेन फैक्ट ये आ जाता है अपने भाई, राजस्थान का कौन सा जनपद था जिसने 10 के युद्ध में भाग लिया था, तो वो श्री जनपद हो गया। कौन सा जनपद था तो राजस्थान तक ही सीमित था, कहाँ के थे तो पंजाब से आए थे। सिकंदर के आक्रमण से पराजित होकर ये लोग भयभीत होकर आए थे, और नगरी नामक जगह जो है वहां पर इन्होंने अपना क्या बनाया था, ठिकाना बनाया, अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो ये हो गया अपने जनपद में। तो एक चीज तो होगी, जनपद हो गया। उसके बाद में एक छोटी सी चीज और आती है, वो है अभिलेखों से रिलेटेड। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो मोस्ट मोस्ट अभिलेख है वो कौन कौन से हैं, उनकी हम बात करते हैं। राजस्थान के अभिलेख, ठीक है, क्योंकि मैन की क्या है, कई बार बहुत बार अभिलेखों के बारे में पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे अभिलेख जो है वो ध्यान रखना जरूरी है। तो अभिलेख के बारे में बेसिक बात करते हैं, तो बेसिक बात अगर हम करते हैं तो सीधी सी बात ये आती है कि अभिलेखों के संरक्षण का कार्य जो है कौन करता है, तो जो अभिलेखागार है वो करता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अभिलेखागार की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वो कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में। और अगर राजस्थान की हम बात करें तो हमारा नाम आता है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय आपका है कहाँ पे, बीकानेर में। कहाँ पर है भाई, बीकानेर में, याद रखना है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में है। सारे अभिलेख जो है वो इन्हीं के निर्देशन में जो है बीकानेर वाले अभिलेखागार के निर्देशन में संकलित किए जाते हैं और संरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, दो चीजें याद रखनी। उसके बाद में हम बात करते हैं एक दो और कि कुछ जो राजघराने थे ना, उन्होंने अलग अलग प्रकार के रिकॉर्ड बनाए, तो उन रिकॉर्ड्स को क्या कहा जाता है, तो जैसे हम बात करें दस्ती रिकॉर्ड, दस्ती रिकॉर्ड, दस्ती रिकॉर्ड की बात करें तो ये जो दस्ती रिकॉर्ड था वो जोधपुर का था। जोधपुर राजघराने का जो रिकॉर्ड था उसको क्या कहते थे, दस्ती रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद में एक आता है दस्तूर कोमवार। दस्तूर कोमवार, दस्तूर कोमवार क्या था, दस्तूर कोमवार था जयपुर के अभिलेखों की श्रृंखला। जयपुर का जो राजघराना था उसके, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई जयपुर दस्ती रिकॉर्ड कहाँ का था, दस्तूर कोमवार क्या है। ठीक है, इसी तरह से अपना एक नाम और आता है खरीता, खरीता राजाओं के मध्य पत्र व्यवहार। राजाओं के मध्य पत्र व्यवहार, जो कि दो राजाओं के बीच में आपस में जो पत्र व्यवहार होता था उसको, उसके लिए संकलित एक शब्द आता था, उसका नाम क्या था, खरीता। उसके बाद में अगला आता है अपना
खरीदा के बाद में अगला हम ले सकते हैं यहाँ पे हकीकत बही। हकीकत बही। हकीकत बही क्या था कि शासकों के दैनिक क्रियाकलाप और विवाह संबंध की जानकारी। क्या करना है भाई, क्या था हकीकत में, क्या थी, जो शासक लोग थे उनके शासकों की क्या था, विवाह संबंध की जानकारी मिलती थी। तो प्रश्न यहाँ से ऐसा आता है कि शासक जो है उनके विवाह संबंध की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं, हकीकत भाई। ये दिल्ली रोजनामा था जिसको हम कह सकते हैं, ये दिल्ली लिखा जाता था, ठीक है। और उसके अंदर दैनिक क्रियाकलाप जो है वो अंतर समाहित होते, दैनिक कार्य प्लस विवाह संबंध दोनों चीज इसके अंदर शामिल की जाती। तीसरी अगली बात हम देखते हैं, पड़ाका। उदयपुर राज्य का बजट परिव्यय। उदयपुर राज्य में जो राजस्व का आय व्यय का जो ब्यौरा था ना, उस राजस्व के आय व्यय के ब्यौरे के लिए एक शब्द यूज किया जाता था, पड़ाका। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ चीजें हो गई अपने पास में। क्या क्या चीज हो गई जो सामान्य रूप से राजग्रामों में प्रचलित थी। पहला दस्ती रिकॉर्ड, ध्यान रखना है कहाँ का था, जोधपुर का था, ठीक है। दूसरा आपका दस्तूर कोमवार, ये कहाँ का था, जयपुर का था। तीसरा खरीदा क्या था, राजाओं के मध्य आपस में जो पत्र व्यवहार होता था वो था। हकीकत में थी उसमें जो शासक थे उनके दैनिक कार्य और उनके विवाह संबंध की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा पड़ाका जो था वो कहाँ का था, उदयपुर राज्य का जो बजट परिव्यय था, राजस्व में आय व्यय का जो विवरण था, वो क्या कहलाता था, आपका पड़ाका कहलाता था, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट में हम चलते हैं, आपका अगला टॉपिक था वो क्या था, अभिलेख, ठीक है। तो अभिलेखों को हम पढ़ रहे थे, अभिलेखों में हम पढ़ते हैं, तो अभिलेखों पे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अभिलेख जो जयपुर से प्राप्त हुआ, जिसकी अभी हमने बात करी थी, वो कौन सा था, बेलाट अभिलेख। इस पे हम बहुत ज्यादा चर्चा कर चुके हैं, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये कहाँ का है, बेलाट अभिलेख जो है वो जयपुर में है, विराटनगर में है, और मौर्य कालीन जानकारी से प्राप्त होती है। तो किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य काल की जानकारी जो है हमें इससे प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट में आप आ जाइए, अगले अभिलेख की आप बात करेंगे यहाँ पे। अगला अभिलेख आपके यहाँ पे सिक्कर में आ जाइए, सिक्कर में है हर्षनाथ शिलालेख। हर्षनाथ शिलालेख ये कहाँ पे है भाई, ये सीकर जिले में स्थित है। सीकर जिले में जो जीण माता का मंदिर है, उस जीण माता के मंदिर के पास में हर्ष पर्वत है, क्योंकि देखिए आपको पता होगा जीण माता की कहानी में कि हर्ष और जीण दोनों जो थे वो क्या थे, भाई बहन थे। तो पास में जीण माता का मंदिर है, उसी के पास में एक पहाड़ है जिसको हर्ष पहाड़ कहते हैं, और उसी के ऊपर ये हर्षनाथ शिलालेख लिखा हुआ है। ये हर्षनाथ शिलालेख जो था वो एक शासक के द्वारा लिखा गया था। वो किस वंश का था, तो आपको रखना है, याद रखना है उस वंश का नाम, कि कौन से वंश का शासक वो था। तो ये जो शासक था उसका नाम था गुवक प्रथम, और ये जो गुवक प्रथम था वो चौहान वंश का शासक था। किसका था, चौहान वंश का शासक था। तो चौहान वंश का शासक था, उसने उत्कीर्ण करवाया। तो हमें यहाँ पे चौहानों की सामाजिक प्लस आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। भाई क्या प्राप्त होती है, चौहान वंश की सामाजिक और आर्थिक जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है,
तो उस अभिलेख का नाम आपका क्या है? हर्षनाथ पर्वत शिलालेख, जो कहाँ पे है? सीकर में है। फिर आ जाइए आप पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में आप आएंगे तो आप आइए आप कहाँ पे? जोधपुर में। जोधपुर में है गटियाली शिलालेख। गटियाली शिलालेख जो है वो 861 ईस्वी का है। और सबसे मेन चीज जो है इसमें क्या लिखा है? सबसे मेन चीज ये है इसमें, जो याद रखने वाला जो फैक्ट अपने काम का है वो ये है कि ये जो शिलालेख है वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में ही शिलालेख है। तो प्रश्न ये आता है कि राजस्थान का कौन सा शिलालेख है जो संस्कृत भाषा में है? तो वो क्या है? आपका गटियाली शिलालेख। अगर भारत का पूछा जाता है तो भारत में जो रुद्र दामन था, जो शक शासक था, उसने सबसे पहले संस्कृत भाषा में शिलालेख लिखवाए थे। लेकिन राजस्थान में गटियाली शिलालेख जो है जोधपुर में स्थित है, वो किसका है? वो है आपके संस्कृत भाषा का शिलालेख। ठीक है। उसके बाद में यहीं पे एक शिलालेख की और हम बात कर लेते हैं, जोधपुर में सारण का शिलालेख। सारण, सारण का जो ये शिलालेख है ये 1580 ईस्वी का है। कब का है? 1580 ईस्वी का है। और इसमें सबसे मेन चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सती प्रथा की जानकारी दी गई है। किस चीज की जानकारी मिलती है? सती प्रथा की जानकारी मिलती है भाई। इससे सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। सती प्रथा वर्तमान में जो है वो मोस्ट में है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर करंट से रिलेटेड हम इसको करें तो ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि राजस्थान में अंतिम सती प्रथा की जो घटना थी, ठीक है, 1828 में जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पे क्या लगा दिया था? विलियम बेंटिक के माध्यम से कानून बना के प्रतिबंध आरोपित करवा दिया गया था। उसके बावजूद भी सती होती थी। तो राजस्थान में अंतिम घटना जो है ना, सती प्रथा की अंतिम घटना की अगर हम बात करें राजस्थान में, तो अंतिम घटना हुई थी जिसको क्या कहते हैं? गांव का नाम है सीकर में दिवराड़ा सती कांड, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 1987 में ये घटना हुई थी। और जो सती हुई थी उसका नाम था रूप कंवर। ये राजस्थान में सती प्रथा की अंतिम घटना थी। उसके बाद में कोई घटना नहीं हुई। ठीक है। अब ये जो घटना थी ये इसलिए चर्चा में है कि हाल ही में इस के तहत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, सॉरी उन पे मुकदमा दर्ज हुआ था, उनको जो है वो बरी कर दिया गया है कि ये वह जो है प्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में शामिल नहीं थे। तो ये वर्तमान में चर्चा में है। और अगर ये पूछा जाता है तो सारण का शिलालेख जो है वो किससे संबंधित है, या सती प्रथा का से संबंधित शिलालेख कौन सा है, तो आपको याद रखना है 1580 ईस्वी का सारण का शिलालेख। तो इस हिसाब से ये थोड़ा पॉपुलर हो जाता है। आप विशेष तौर से इसका ध्यान रखें। तो 3 शिलालेख देखिए, बैराट, हर्षनाथ, घटियाली और सारण, 4 हो गए। अगले में चलते हैं, नेक्स्ट और देखते हैं। हाँ भाई, उसके बाद में 4 शिलालेख हमने देख लिए। उसके बाद में आते हैं आप भरतपुर में। भरतपुर में एक है बयाना शिलालेख, सॉरी बरबत, बरबत शिलालेख। ये जो बरबत शिलालेख है, ये बरबत शिलालेख आपका 1614 ईस्वी का है। कब का है? 1614 ईस्वी का है। ठीक है। और ये कहाँ पे लगा हुआ है? बयाना में लगा हुआ है। दोनों चीजें ध्यान रखें। एक तो सम ध्यान रखें भाई कब का है, तो 1614 ईस्वी का है। और कब कहाँ लगा हुआ है? तो ये बयाना में लगा हुआ है। ठीक है।
अब ये किसने लगवाया, तो ये लगवाया था मरियम उज़्ज़मानी द्वारा लगाया गया है। किसने लगाया, मरियम उज़्ज़मानी ने लगवाया था। और इसमें क्या जानकारी हमें मिलती है, जानकारी की अगर हम बात करें तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि भाई इसमें आपको कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें आपको जानकारी मिलती है क्या, मुगल राजपूत विवाह संबंध। भाई इससे हमें मुगल राजपूत विवाह संबंधों की जानकारी मिलती है, ठीक है। और वो शिलालेख किसने लगाया, मरियम उज़्ज़मानी ने 1614 ईस्वी का बरबत, ठीक है, बयाना में। उसके बाद में अगले शिलालेख में हम आते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके चित्तौड़ में एक शिलालेख है, उसका नाम है गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख जो है, ये जो क्वेश्चन है आपके आर एस प्री 2016 में आ चुका है भाई, ठीक है। उसके बाद में 18 में भी आया, मेंस में आया, 2 नंबर वाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसी तरह के शिलालेख पूछे जाते हैं प्री और मेंस दोनों में। तो याद रखना है गोसुंडी शिलालेख कौन से जिले में है। तो सबसे पहले तो आपको जिला याद होना चाहिए, तो जिला कौन सा है, जिला आपका चित्तौड़ में। किस चीज की जानकारी मिलती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी इसकी। क्या मिलता है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व वैष्णव धर्म का उल्लेख, ये बताता है आपको कि राजस्थान में दूसरी सदी ईसा पूर्व में भी वैष्णव धर्म विद्यमान था। यानी प्रश्न यहाँ से यह आ जाता है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम उल्लेख, वैष्णव धर्म का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पे है, तो वैष्णव धर्म का प्राचीनतम उल्लेख जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, प्राचीनतम उल्लेख आपको मिल रहा है सीधा किस जगह पे मिल रहा है, ये मिल रहा है जी आपको कहाँ पे, गोसुंडी शिलालेख में, ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है। आई समझ में। अगला शिलालेख और देखते हैं भैया। अरे देखो चित्तौड़ में एक शिलालेख और भी है, उसकी हम बात करते हैं। चित्तौड़ का शिलालेख, ठीक है, तो चित्तौड़ दुर्ग से प्राप्त होता है। कर्नल टोड जो है उन्होंने इसको प्राप्त किया है, कर्नल जेम्स टोड ने जो है वो इसको प्राप्त किया है। इसके लेखक के नाम की अगर हम बात करें कि इसका लेखक कौन था, तो पुस्से नामक व्यक्ति जो है उस इसका लेखक था, यानी इसको लिखने वाले का नाम इस पर लिखा हुआ है, पुस्से नामक व्यक्ति लिखा हुआ है। ये जो शिलालेख था, इससे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से एक चीज और निकल के आती है कि ये जो शिलालेख है इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज का उल्लेख है, जो अपने हिंदू धर्म के अंदर विशेष रूप से हम उसको स्थान देते हैं। वो किस चीज का देते हैं कि भाई देवताओं ने जो है वो समुद्र मंथन करके क्या निकाला था, अमृत निकाला था। तो अमृत के लिए जो समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समुद्र मंथन का उल्लेख है।
किस चीज का उल्लेख है? समुद्र मंथन का इसमें उल्लेख है। कर्नल टोड ने प्राप्त किया। और ये जिस शासक का ना अगर नाम पूछ लिया जाता है तो मान मौर्य नामक शासक जो था ना उसका है ये। मान मौर्य नामक शासक ने इसको उत्कीर्ण करवाया था। और इसके उत्कीर्णकर्ता कौन थे? तो उससे नामक व्यक्ति ने इसको उत्कीर्ण किया था। और अगर सन पूछ ली जाती है तो 713 ईस्वी का शिलालेख है। चार चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज चित्तौड़ में है। दूसरा कर्नल टोड ने इसका को प्राप्त हुआ। फिर लेखक उससे था। अमृत मंथन का उल्लेख है 713 ईस्वी में मान मौर्य द्वारा इसको उल्लेखित करवाया गया था। अभी यहाँ पे देखो ये एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसको कहाँ फेंकवा दिया गया था? समुद्र में। क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे वो बहुत सारी चीजें भारत से लेके गए। तो उसी क्रम में ये इस शिलालेख को चित्तौड़ के शिलालेख को भी लेके जा रहे थे। लेकिन ये इतना भारी था कि ये चल ले जाना सक्षम नहीं था। इसलिए कर्नल टोड ने इसको कहाँ पे फेंकवा दिया गया था? समुद्र में फेंक दिया था कि इसको वहां ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही भारी शिलालेख है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। देखो अगला शिलालेख देखते हैं। अगला शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख है। आपके भीलवाड़ा जो है उस भीलवाड़ा के अंदर एक शिलालेख मिलता है आपको जिसको कहते हैं बिजोलिया शिलालेख। क्या कहते हैं? बिजोलिया शिलालेख। ये जो बिजोलिया शिलालेख है ये बिजोलिया शिलालेख मुख्य रूप से चौहान वंश से संबंधित है। कौन से वंश से रिलेटेड है? चौहान वंश से। चौहान वंश का जो शासक था 1170 ईस्वी में। तो 1170 ईस्वी में चौहान वंश के शासक जिसका नाम था सोमेश्वर। चौहान वंश के शासक सोमेश्वर ने इसको खुदवाया था। तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि बिजोलिया शिलालेख वो कहाँ पे? भीलवाड़ा में है। चौहान वंश के शासक सोमेश्वर द्वारा इसको खुदाया गया। अब दूसरी चीज ये आती है कि इसका उत्कीर्णकर्ता कौन था? इसका लेखक कौन था? तो इसका लेखक आपको याद रखना है जेम्स श्रावक लोलाक। ठीक है, ये नाम याद रखना। ये इसको उत्कीर्ण करने वाला था। ये इसकी खुदाई करने वाला व्यक्ति था। इसका कारीगर आदमी था। ठीक है, तो जेम्स रावक लोलाक को आप जरूर याद रखें। ठीक है, उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज इस शिलालेख की क्या आती है वो ये है जिसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि ये सारी चीजें जो ऊपर मैंने बताई ये पूछी जाती है। उससे ज्यादा पूछे जाने का चांस इस चीज का है। और वो क्या है कि इसमें चौहानों को क्या कहा गया है? ये बस ये बात है, चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण। इसमें चौहानों को क्या बताया गया? ब्राह्मण बताया गया। और साथ में गोत्र भी बताया गया कि कौन से गोत्र के थे? वो वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज ये है इसमें किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। अब सीधी सी बात है कि चौहानों से रिलेटेड है तो चौहान वंश के बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। तो एक हो गया आपका बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट में हम देखते हैं अगले शिलालेख को। अगला शिलालेख जो है आपको ध्यान रखना है आपके अजमेर में। अजमेर में एक शिलालेख मिलता है। अजमेर का शिलालेख देखो क्या है भाई अजमेर के शिलालेख में। अजमेर के शिलालेख की जो है वो उसका अगर समय की बात करें
तो 1200 ईस्वी का है। कब का है? 1200 ईस्वी का है। और 1200 ईस्वी का ये जो शिलालेख है, तो यहाँ आते आते आपको पता है कि मुस्लिम शासकों ने जो है वो अजमेर में 1194 में अधिकार कर लिया। ठीक है, मोहम्मद गोरी के तराइन के युद्ध के बाद में मोहम्मद गोरी का वहां अधिकार हो गया था। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने उसकी पूरी सत्ता को नियंत्रित किया था। तो मेनली यहाँ पे क्या हो गया, मुस्लिम धर्म का अधिकार हो गया। और उनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी थी। तो राजस्थान में फारसी भाषा का शिलालेख है। फारसी भाई, कौन सी भाषा का शिलालेख है? राजस्थान में फारसी भाषा का शिलालेख है। प्रश्न ये आता है कि राजस्थान में फारसी भाषा का प्रथम शिलालेख कौन सा है? तो प्रथम शिलालेख ये अजमेर का शिलालेख ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके भाई शिलालेख। हमने यहाँ पे जनपद पढ़ लिया, शिलालेख पढ़ लिया। अब उसके बाद में आगे जब हम आते हैं तो आगे आते हैं तो क्या चीजें बचती है? महाभारत काल हमने पढ़ लिया। रामायण काल की अगर हम बात करें ना, तो रामायण काल में भी जो है वो राजस्थान का उल्लेख मिलता है। रामायण काल में भी जो है वो राजस्थान का उल्लेख मिलता है। रामायण काल में राजस्थान का क्या उल्लेख मिलता है? उसके लिए कोई लिखने वाली चीज नहीं है, बेसिक सी चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भगवान श्री राम जो है वो कहाँ जा रहे थे? माता सीता को चुराने लंका जा रहे थे। तो बीच में आ गया क्या? बीच में आ गया आपके समुद्र। ठीक है, बीच में समुद्र आ गया। अभी सेना को पार करके समुद्र तक जाना, समुद्र को पार करके सेना का जाना जो है वो संभव नहीं हो पा रहा था। तो भगवान को ने उससे विनती करी, और विनती करके ये कहा भाई देखो तुम जो है ना ये अपना पानी को कम कर लो, सूख जाओ, ताकि सेना जो है वो जा सके। लेकिन भाई भगवान की बात को समुद्र ने क्या किया? नकार दिया, मना कर दिया कि नहीं, हम मैं ये ऐसा नहीं कर सकता। तो उससे भगवान श्री राम को बड़ा रोष हुआ, बड़ा ही क्या कह सकते हैं, क्रोध आया। और उन्होंने अपना, उनके पास एक अस्त्र था जिसको कहते हैं अमोघ अस्त्र। इन्होंने अपना अमोघ अस्त्र जो था वो चढ़ाया किस पे? ये अमोघ अस्त्र इन्होंने अपना किस पे चढ़ा लिया? बाण पे, उस पे बाण पे चढ़ाया। और जब कमान पे चढ़ाने के बाद भी छोड़ने लगे उसको, तभी समुद्र को थोड़ी बुद्धि आ गई। उसने हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया। तो कई बार होता है ना कि जब आदमी को सीधा समझाया जाता तो उसको समझ में नहीं आता, लेकिन जब उसको थोड़ा टेढ़े तरीके से समझाया जाता है, कुछ लोग होते हैं ना वो इस तरीके से ही समझते हैं। तो अमोघ अस्त्र को देखकर जब उसे इस चीज का एहसास हुआ कि यह आदमी तो मुझे पूरा सुखा देगा, तो समुद्र जो है वो आपके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। और हाथ जोड़कर उसने निवेदन किया कि महाराज बख्शो, अब तो बस मानो गलती लगी। ठीक है, पूरी पूरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा। तो भगवान ने कहा मैंने अमोघ अस्त्र चढ़ा लिया है, तो अब ये अस्त्र जो है वो बंद नहीं हो सकता। ये तो एक बार छिड़ गया ना, ये तो कहीं ना कहीं तो छूटेगा ही। तो कहते हैं कि उस टाइम पर भगवान श्री राम ने उस समुद्र की प्रार्थना पर अपना ये जो अमोघ अस्त्र है वो किस तरफ भेजा? राजस्थान की तरफ। मैंने वो कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। राजस्थानी ने तो भगवान श्री राम की सेवा करी, लेकिन सिर्फ इस समुद्र के हट धर्मिता के कारण वो अमोघ अस्त्र किधर आ गया? राजस्थान की तरफ आ गया। और कहते हैं कि उस समय 33 सागर था। उस समय 33 सागर, बहुत बड़ा समुद्र था राजस्थान में। उस अमोघ स्तर से राजस्थान का समुद्र सूख गया और उसकी जगह क्या हो गया? मरुस्थल हो गया। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि वर्तमान में 61% जो क्षेत्र है राजस्थान का वो मरुस्थलीय है। ठीक है, तो वहां हो गया मरुस्थल और समुद्र जो है वो बच गया, लेकिन उल्टा अपने को हो गया नुकसान राजस्थान वालों को। अब ये जो कहानी है हमें रामायण में मिलती है, वर्तमान के लोग इस पे विश्वास नहीं करते, चलो नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज तो तय है
कि रामायण काल के जो लोग थे उस समय भी राजस्थान के बारे में जानकारी थी, ये चीज तय होगी। भाई समुद्र में पानी आया, मरुस्थल था, कैसे सूखा, वो सारी चीजें गई, लेकिन कम कम बात ये तो बैठती है कि हाँ उस टाइम पे राजस्थान का ये जो क्षेत्र था, हालांकि उसको उस समय राजस्थान नहीं कहा जाता था, ये जो क्षेत्र था तो वो क्या था, जहाँ पे अस्तित्व में था। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस नामक व्यक्ति जो था, इस जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले कहा राजपूताना। राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक जो रहा राजपूतों ने यहाँ पे शासन किया और बहुत ही बड़े शासक के रूप में उभरे थे, एकदम से आकस्मिक अग्निकांड के रूप में भी ये स्मिथ ने कहा है। ठीक है, तो 7वीं से 12वीं शताब्दी तो राजपूतों का शासन था, इसलिए जॉर्ज थॉमस ने इसको राजपूताना कहा। उसके बाद में 1829 में कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने इसको राजस्थान का क्या कहा? राजस्थान। और 30 मार्च 1929, 30 मार्च 1929 को जो है, सॉरी 30 मार्च 1949 को जो है वो ये क्या बन गया? विधिवत रूप से राजस्थान बन गया, विधिवत रूप से राजस्थान बन गया। और वर्तमान स्वरूप की अगर बात करें कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब अस्तित्व में आया, तो वर्तमान स्वरूप है राजस्थान का वो 1 नवंबर 1956 को है वो अस्तित्व में आया। 7वां संविधान संशोधन जो है तो वो लागू हुआ, और इसके साथ साथ जो ABC-D कैटेगरी की जो राज्य की व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई, और वर्तमान जो स्वरूप है राजस्थान का वो अस्तित्व में आ गया। तो ये आज का अपना चैप्टर हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो हम प्रत्येक वंश को स्टार्ट करेंगे, 2-3 या 4 वीडियोस के अंदर वंश पूरे करके, और फिर नेक्स्ट में हम चलेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके हम सिलेबस पूरा करवाने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास हो रहा है, तो फिर आपकी तरफ से प्रयासों में कमी क्यों रहे? आप भी अपना प्रयास कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथियों को बताइए, ठीक है, कि इतनी अच्छी क्लास जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। और उसके बाद भी आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की हमें जरूरत है, तो आप अपने सुझाव कमेंट्स में दीजिए ना, क्या दिक्कत क्या हो रही है? आपका भाई पढ़ा रहा है तो क्या तकलीफ है? आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपको लगता है कि वास्तव में हमें इस क्लास में ये सुधार करना चाहिए था, कहीं भी 19-20 आपको लगता है, एक बार आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ साथ ये पीपीटी और नोट के लिए आप जो है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां से आपको ये भी मिल जाएगी, वहां से आप आराम से शॉर्ट नोट्स बना सकेंगे। लगभग 30 क्लासों के अंदर हमारा टारगेट ये है कि 30 से 40 क्लासों के अंदर जो है वो अपना पूरा एक बार क्लियर हो जाए, ताकि राजस्थान के इतिहास में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। थैंक यू वेरी मच।